दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ओए न्यूज़ में। लॉकडाउन खुल चुका है और धीरे धीरे हालात बिगड़ भी रहे हैं। सरकार ने 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज की शुरुआत की थी क्योंकि इकोनॉमी का हाल बहुत बुरा चल रहा था। लेकिन यह फैसला शायद भारी पड़ गया दोस्तों, क्योंकि दिन पे दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन को दोबारा में लगने के बारे में बहुत सी चर्चाएं होने लगी हैं। आपको बता दें कि अभी तक देश भर में संक्रमितों के आंकड़े क्या हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 3,09,606 हो गई है। शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 11,314 मरीज बढ़े और 388 लोगों ने दम तोड़ा। इसमें राहत की बात यह है दोस्तों कि देश में रिकवरी रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। जहां लोग दिन पे दिन बढ़ रहे हैं वहीं काफी लोग ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि केसेस के आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बदला प्रोटोकॉल। जाने किन मरीजों को जाएगी रेमडेसिविर और एचसीक्यू। साथ ही जानेंगे फेसबुक से गूगल फोटो पर फोटो और वीडियो कैसे ट्रांसफर करें। इसके साथ बढ़ती बेरोजगारी के चलते H1B वीजा सस्पेंड कर सकते हैं ट्रंप। भारत के IT प्रोफेशनल्स को हो सकता है नुकसान। और जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का रिजल्ट कब आएगा, डिप्टी सीएम ने बताई तारीख। और जानिए पूरी खबर। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर करिए दोस्तों। तो बिना देरी से आपको ले चलते हैं हमारी आज की पहली खबर की तरफ। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 कब आएगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट, डिप्टी सीएम ने बताई तारीख। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा को लेकर जरूरी जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के रिजल्ट की घोषणा की तारीख बताई है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया है। यूपी बोर्ड द्वारा इस साल के लिए नतीजों की घोषणा शनिवार 27 जून 2020 को की जाएगी। बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड ने 18 फरवरी से परीक्षाएं शुरू कर दी थीं। 16 मार्च से कॉपियों का मूल्यांकन भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन कोरोना वायरस व लॉकडाउन के कारण मूल्यांकन का कार्य स्थगित कर दिया गया था। इसलिए रिजल्ट में देरी हो रही है। नेपाल की संसद ने विवादित नक्शे को दी मंजूरी। भारत की 3 इलाकों को अपना दिखाया। जी हां दोस्तों, नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े। बता दें कि भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें भारत के 3 इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया। देश में महज 10 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 2 लाख से बढ़कर हुए 3 लाख के पार। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि देश में महज 10 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 2 लाख से बढ़कर 3 लाख के पार हो गए हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 11,458 मामले सामने आने से शनिवार को संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 3,08,993 हो गए हैं। वहीं संक्रमण से 386 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 8,884 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इसी के साथ स्वाद और गंध का पता नहीं चलना कोरोना के लक्षण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, स्वाद और गंध का पता न चलना भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार 13 जून को एक गाइडलाइन जारी किया था। इस गाइडलाइन में इन 2 लक्षणों को शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इन 2 लक्षणों को कोरोना वायरस के लक्षणों में शामिल किया है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार बुखार, खांसी, थकान, बलगम, पूरे शरीर में दर्द, नाक बहना, गले में खराश और दस्त को कोरोना वायरस के लक्षणों में रखा गया था। इसी के साथ मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार खाने पीने की चीजों का स्वाद नहीं आना और गंध पहचानने की क्षमता अचानक खत्म होना भी कोविड-19 का लक्षण हो सकता है। ऐसे लक्षण वालों को तत्काल अपनी जांच करानी चाहिए। इस मुद्दे पर रविवार 7 जून को कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्य बल की बैठक में चर्चा भी हुई थी, लेकिन इसे अब से लक्षणों में शामिल कर लिया गया है।
इसी के साथ आपको बता दें कि कोविड-19 से मरीज के पूरे तंत्रिका तंत्र को है खतरा। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न अध्ययनों की समीक्षा के आधार पर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोविड-19 से पूरी तंत्रिका तंत्र को खतरा है। जर्नल एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में प्रकाशित शोध पत्र के मुताबिक अस्पताल में भर्ती करीब 50% कोविड-19 मरीजों को सिर दर्द, चक्कर आना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, चौकसी में कमी, सूंघने और स्वाद का अनुभव नहीं होना, स्ट्रोक, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द जैसे तंत्रिका तंत्र में विकार के लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ दिल्ली सहित बड़े शहरों में बेकाबू हो रहा कोरोना, पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा, राजधानी के लिए दिया यह प्लान। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी को लेकर भारत के मौजूदा हालात और आगे की तैयारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। पीएमओ की ओर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी की स्थिति की समीक्षा की। पीएमओ की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि कोविड-19 के 2/3 मामले 5 राज्यों में हैं, जिनमें से अधिक मामले बड़े शहरों में से सामने आए। बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली के मौजूदा हालात को लेकर भी चर्चा हुई और अगले 2 महीने के अनुमानों पर भी बात हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने सलाह दी कि केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ आपात बैठक बुलाएं, जिसमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और तीनों नगर निगमों के महापौर भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में मौजूदा हालात से निपटने के लिए एक साझा प्लान तैयार किया जाए। इसी के साथ बड़े शहरों की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। जी हाँ दोस्तों, बड़े शहरों में बढ़ते केसों की चुनौती को देखते हुए टेस्टिंग के साथ बेड की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई, ताकि प्रतिदिन केसों में हो रही वृद्धि से बेहतर तरीके से निपटा जाए। पीएम मोदी ने अधिकार प्राप्त समूह की ओर से जिलेवार बेड, आइसोलेशन बेड की जरूरतों को लेकर दिए गए प्रस्ताव का संज्ञान भी लिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आपातकालीन योजना पर काम करने को कहा। और इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े, कोरोना संक्रमितों में 30% गुटखा और सिगरेट खाने पीने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि गुटखा और सिगरेट खाने पीने वालों को कोरोना जल्दी पकड़ रहा है। इसकी लत वाले कानपुर में संक्रमण को लेकर बेहद संवेदनशील देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक जो भी कोरोना केस पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 30% यानी 220 से अधिक केस गुटखा और सिगरेट खाने पीने वालों के हैं या उनके घर के सदस्य सिगरेट या बीड़ी पीते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पर विस्तृत अध्ययन चल रहा है। इसे लेकर पूरे विश्व के साथ कानपुर में चिंता के साथ सार्क देशों के डॉक्टर और वैज्ञानिक 30 जून को वेबिनार के जरिए अभी तक के मिले आंकड़ों पर मंथन करेंगे। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का यह प्रयास कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बनाई जा रही रणनीति का हिस्सा है। कानपुर में शहर के बच्चों के अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज तिलक रोकथाम के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही 10.5 लाख श्रमिकों के खातों में सीएम योगी ने ट्रांसफर किए 1,000 रुपए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10,48,166 श्रमिकों व कामगारों के खातों में 104 करोड़ 82 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। योगी सरकार श्रमिकों को 1,000 रुपए प्रति परिवार प्रदान कर रही है। प्रदेश सरकार ने फैसला किया था आपदा राहत सहायता योजना के तहत लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही 3 महीने लगातार 1,000 रुपए श्रमिकों के खातों में डाले जाएंगे। इसी के तहत अप्रैल मई माह के बाद आज शनिवार को 10,48,166 श्रमिकों के खातों में 1,000 रुपए डाल दिए गए हैं। हालांकि लॉकडाउन खुल गया है, इसके बावजूद सरकार का मानना है कि श्रमिकों को अभी भवन निर्माण से संबंधित काम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में श्रमिकों व परिवार के भरण पोषण के लिए 1,000 रुपए और दिया जाना जरूरी है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब अनाथ बच्चों की सुधि ली है। मुख्यमंत्री ने बाल श्रमिक विद्याधन योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी, साथ ही हर माह 1,000 से 1,200 रुपए देगी। यही नहीं, चयनित 2,000 बच्चों के परिवार वालों को भी सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यह वे बच्चे हैं जो हालात के कारण पढ़ाई करने के बजाय बाल श्रमिक बनने को मजबूर हैं। इनमें से किसी के पिता नहीं हैं तो किसी की माँ नहीं, कुछ के तो दोनों नहीं हैं। वे अपनी दादी, बुआ या रिश्तेदार के साथ रहते हैं। और इसी के साथ ओटीए गया से देश की सेवा को मिले 17 अफसर। पासिंग आउट परेड में दिखा कोविड-19 का असर।
जी हाँ दोस्तों, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में शनिवार को संपन्न हुई 17वीं पासिंग आउट परेड में 17 जेंटलमैन कैडेट्स अफसर बने। शनिवार की सुबह ड्रिल स्क्वायर मैदान में जब परेड के लिए कैडेट्स जमा हुए तो उनमें वही जोश और जज्बा दिखा जो इससे पहले हुए 16वीं पीओपी में दिखता रहा है। लेकिन कोविड-19 की वजह से इस बार कुछ बदला हुआ था। अपने बच्चों को अफसर बनता देखने का सपना रखने वाले उनके अभिभावक यहाँ मौजूद नहीं थे। कोरोना संक्रमण देखते हुए उन्हें पीओपी समारोह के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया था। किसी बाहरी व्यक्ति को भी इसमें शामिल होने की इजाजत नहीं थी। सामान्य तौर पर पासिंग आउट परेड का निरीक्षण सेना में किसी दूसरे स्थान पर पदस्थापित अफसर करते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए 17वीं पासिंग आउट परेड की सलामी ओटीए गया के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने ली। शनिवार को ओटीए गया से स्पेशल कमीशन ऑफिसर 44 के 17 कैंडिडेट्स अंतिम पग पार कर अफसर बने। इसी के साथ अगली खबर है, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बदला प्रोटोकॉल। जाने किन मरीजों को जाएगी रेमडेसिविर और HCQ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर नया चिकित्सकीय प्रोटोकॉल जारी किया है। इस प्रोटोकॉल में कोरोना संक्रमितों के इलाज में एंटीवायरल दवाओं के इस्तेमाल को लेकर निर्देश है। मंत्रालय ने मॉडरेट मामलों एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दी है, जबकि संक्रमण के शुरुआती स्टेज में मरीजों को मलेरिया के इलाज में दी जाने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का देने का सुझाव दिया गया था। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रतिरोधक क्षमता के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा टोसिलीजुमैब की भी अनुशंसा की है। साथ ही साथ प्लाज्मा उपचार की भी अनुशंसा की है। दरअसल मंत्रालय ने शनिवार को कोरोना के लिए क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की समीक्षा की। इसके बाद संशोधित प्रोटोकॉल जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि संक्रमण की शुरुआत में सार्थक प्रभाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार ने गंभीर मामलों में इसके इस्तेमाल से बचने की सलाह भी दी है। इसी के साथ आप अगली खबर देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में कोरोना इफेक्ट। शिवराज सिंह ने कहा अब जुलाई में भी नहीं खुलेंगे स्कूल, पहले 30 जून तक के लिए बंद किए गए थे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जुलाई में भी स्कूल बंद ही रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को स्व सहायता समूह से बातचीत के दौरान यह बात कही। इसके बाद तय हो गया कि प्रदेश में जुलाई में स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग 30 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में छुट्टियां घोषित कर चुका था। इसमें छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी अवकाश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना को देखते हुए अभी हालात ठीक नहीं हैं, ऐसे में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता। अब जुलाई में भी स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन जून के अंत में इसको लेकर एक बैठक होगी, उसके बाद ही आगे के फैसले किए जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि जुलाई में स्कूल बंद ही रहेंगे। तो इसी के साथ आप अगली खबर देख पा रहे होंगे, 21 जून को सूर्य ग्रहण दिखेगा रिंग ऑफ फायर के रूप में। जानिए राशियों पर असर। जी हां दोस्तों, 21 जून को सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। यह इस महीने का दूसरा ग्रहण है। इसके पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण लगा था। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि में लगेगा। ग्रहण का ज्योतिष और खगोल शास्त्र दोनों में महत्व है। यह ग्रहण 21 जून की सुबह 10:13 से दोपहर 1:29 तक रहेगा। इस ग्रहण की पूरी अवधि लगभग 3 घंटे की रहेगी। सूर्य ग्रहण वलयाकार का होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसमें सूर्य आसमान में एक अंगूठी के आकार की तरह दिखेगा। तो चलते हैं अपने अगले अपडेट्स की ओर। फेसबुक से गूगल फोटो पर फोटो और वीडियो कैसे ट्रांसफर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में फेसबुक ने 2 नए फीचर्स पेश किए हैं, जो जल्द ही रिलीज होने की उम्मीद कर रहे थे। यह सुविधा बल्क में आपकी फेसबुक पोस्ट हटाना है और दूसरा फेसबुक से गूगल फोटो पर फोटो और वीडियो स्थानांतरित करना है। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक होगी जो कई वर्षों से सोशल प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई, और मैंने भी सोचा था कि हमारी तस्वीरों और वीडियो को फेसबुक से किसी भी क्लाउड सेवाओं जैसे कि गूगल, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट आदि में स्थानांतरित करने के लिए एक सुविधा होनी चाहिए। और अगर आप सालों से फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने फोटो और वीडियो ट्रांसफर करने में दिक्कत होती होगी, लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है और अब हम सीखेंगे कि फेसबुक से फोटो और वीडियो को गूगल फोटोज में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट globalkhabari.com पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले खबर की ओर।
बढ़ती बेरोजगारी के चलते H1B वीजा सस्पेंड कर सकते हैं ट्रंप। भारत के आईटी प्रोफेशनल को हो सकता है नुकसान। जी हां दोस्तों, अमेरिका में महामारी के कारण बेरोजगारी दर अचानक बढ़ गई है। इसका असर कम करने और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा सहित कई रोजगार वीजा को निलंबित यानी सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है। अगर ये वीजा सस्पेंड किए गए तो भारत के आईटी प्रोफेशनल पर इसका असर पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक वीजा का निलंबन 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में बढ़ाया जा सकता है। निलंबन के दौरान अमेरिका के बाहर से कोई भी H1B वीजा लेकर काम करने नहीं आ सकेगा। हालांकि पहले से ही रहने वाले वीजा धारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता होगन गिडली ने कहा, अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। प्रशासन कई तरह से प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार दोबारा से लॉकडाउन शुरू कर सकती है या नहीं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही उसका कारण भी बताएं। इसी के साथ अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।